अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ, मशल और शेरदिल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो यकीनन आपके दिल को छू लेगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कितनी बार तुम्हें मना किया है मेरे रूम के आस पास भी नहीं भटकना। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? वो उस पर बुरी तरह से धाड़ा था, क्योंकि अपने कमरे की हालत देखकर गुस्से के मारे उसका बुरा हशर हो गया था। एक तो वो सामने खड़ी लड़की से तंग आ गया था, जिसने अपनी शरारतों से उसकी नाक में दम कर रखा था। शेरदिल के यूं धाड़ने पर मशल सहम कर रह गई थी और बेख्तियार अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटी थी। शेरदिल की नज़र ज़मीन पर टूटी हुई कांच की बोतल पर गई थी, जो यकीनन मशल के हाथों से गिरकर टूटी थी। शेरदिल की यूं अचानक आमद पर मशल बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे तो लगा था कि शेरदिल ऑफिस चला गया है। जब ही वो चुपके से उसके कमरे में आई थी और ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम उठाकर सूंघने लगी थी। शेरदिल जब भी वो परफ्यूम लगाता, उसे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत मशहूर को लगती थी। इसीलिए आज वो इस परफ्यूम को देखने चली आई थी, मगर साथ ही अपनी शामत भी बुला ली थी। मशल तो बस इस परफ्यूम की खूबसूरत सी बोतल को देख रही थी, जिसकी खुशबू उसे हद से ज़्यादा मशहूर कुन लगती थी। शेरदिल अपनी फाइल घर ही भूल गया था जब ही वो आधे रास्ते से वापस आ गया, मगर अपने कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर ठुठक गया। वो दबे कदमों अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़े। मशल आंखें बंद किए खड़ी उसके परफ्यूम की खुशबू अपने अंदर उतार रही थी। क्या कर रही हो तुम? शेरदिल ने सर्द लहजे में सवाल किया। शेरदिल की आवाज़ सुनकर मशल अपनी जगह से बुरी तरह उछली और उसके हाथ में मौजूद परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। कमरे में तेज़ी से खुशबू फैली थी और अपनी फेवरेट परफ्यूम की बोतल का ये हाल देखकर शेरदिल ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। मशल हमनकों की मानंद मुंह खोले कभी परफ्यूम की टूटी बोतल को देख रही थी और कभी अपने सामने खड़े सुर्ख चेहरा लिए शेरदिल को देख रही थी। ये बात तो तय थी कि आज उसे शेरदिल के कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़ लड़की? इतनी महंगी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी। ये कितना फेवरेट परफ्यूम था मेरा। शेरदिल ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। मशल बुरी तरह से घबरा गई। वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मशल ने हकलाते हुए कहा। शेरदिल का बस नहीं चल रहा था वो अपनी आंखों से इसे निगल जाए। शेरदिल ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां बंद की और 2 कदम चलता उसके ऐन सामने खड़ा हुआ। मशल की आंखों में खौफ रहता था। अगर तुम्हें यह परफ्यूम इतना ही पसंद था तो तुम मुझसे बोल देती, मैं तुम्हें दे देता। इस तरह मेरे कमरे में चोरी छुपे आकर इसे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? शेरदिल ने अब्रू उचकाते सर्द लहजे में सवाल किया। मशल के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हो गई। सॉरी, आइंदा के बाद मैं आपके कमरे में नहीं आऊँगी, उसके ख़तरनाक तेवर देखकर मशल ने हकलाते हुए कहा। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात का? शेरदिल ने एक कदम मज़ीद उसकी जानिब बढ़ाया। मशल बेख्तियार पीछे हटी। उसे समझ नहीं आ रहा था सामने खड़ी अफरियत से कैसे जान छुड़ाए, जो सर्द और संजीदा नज़रों से घूर रहा था। अगर मैं दोबारा आपके कमरे में आई तो आप मुझे वॉशरूम में बंद कर देना। मशल ने खुद ही अपनी शामत को दावत दी थी। उसकी बात सुनकर बेख्तियार शेरदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। याद रखना, तुम खुद ही अपनी सजा तजवीज़ कर रही हो, शेरदिल ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाए गंभीर लहजे में कहा। मशल ने सर हिला दिया और फौरन शेरदिल के बराबर से निकलकर भाग गई। उसने कमरे से बाहर आकर ही सांस लिया था, वरना शेरदिल के कमरे में तो उसका सांस सीने में अटक कर ही रह गया था। शेरदिल ने ज़मीन पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को देखा और पूरे कमरे में फैली हुई परफ्यूम की खुशबू को अपने अंदर उतारा। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मशल ने फौरन ही एक मुलाजमा को शेरदिल के कमरे में भेजा ताकि वो वहाँ बिखरे कांच के टुकड़ों को समेट सके, जबकि शेरदिल अपनी फाइल लेकर वापस ऑफिस के लिए रवाना हो गया था।
मशल, बात सुनो, तुम ऊपर जा रही हो तो देखना कि अगर भाई रूम में हैं तो उन्हें कहना नीचे आ जाएं, उन्हें दादो बुला रही हैं। हानिया की सीढ़ियां चढ़ती मशल को पीछे से आवाज़ देकर रोका। हानिया की बात सुनकर मशल का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने पलटकर खौफजदा नज़रों से हानिया को देखा। हानिया की बात सुनकर मशल की जान अटक गई थी। वो उस खतरनाक बंदे के कमरे में कैसे जा सकती थी? 2 दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब वो उसे अच्छा खासा डरा चुका था। और वैसे भी मशल ने अपनी सज़ा खुद ही तो तजवीज़ की थी। वॉशरूम में बंद होने के ख्याल से मशल के जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उसने बेख्तियार झुरझुरी लेकर हानिया को देखा, जो अपनी बात करके वहाँ से पलटकर जा चुकी थी। मशल तो उसे मना भी न कर सकी। दूसरी जानिब वो 2 दिन से शेरदिल के साए से भी कतरा रही थी। एक तो उसने उसका नुकसान किया था और दूसरा वो इस तरह से उसके कमरे में जाने पर शर्मिंदा थी। इसीलिए वो 2 दिन से शेरदिल के सामने नहीं आई थी। मशल मरे मरे कदम उठाती शेरदिल के कमरे के सामने आकर खड़ी हुई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से गायब हो जाए, मगर दादो का हुक्म ना मानकर वो मजीद अपनी शामत को दावत नहीं दे सकती थी। इसलिए मजबूरन शेरदिल के कमरे के बाहर चली आई। मैं कैसे डायनासोर के रूम में जाऊं? बात करते हैं तो मुंह से आग निकलती है। अगर मैं जल गई तो? उसके कमरे के बाहर खड़ी अपनी ही सोचों में गुम थी। वो कांपते कदमों से उसके कमरे के बाहर खड़ी अभी दस्तक देने का सोच ही रही थी, पर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। वो वापस भागने के लिए जैसे ही मुड़ने लगी, उसी वक्त शेरदिल के कमरे का दरवाज़ा खुला और अपने कमरे के बाहर खड़ी मशल को देखकर उसके माथे पर बल नमूदार हुए। मशल भी उसे देखकर अपनी जगह जैसे पत्थर की हो गई। अगले ही लम्हे शेरदिल ने उसका बाजू दबोचा। उसे लगा था कि मशल एक बार फिर से उसके कमरे में कोई शरारत करने आ रही थी। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे कमरे के आसपास भी मत भटकना, मगर फिर भी तुम बाज नहीं आई। शेरदिल ने संजीदगी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। खौफ से मशल की आंखें फैल गई। वो उसे बता ही ना सकी कि वो इस बार कोई शरारत करने नहीं आई थी। इसकी सज़ा अब तुम्हें मिलकर रहेगी, शेरदिल ने दांत पीसते हुए कहा। मशल खौफ से उसकी बाहों में ही झूल रही थी। उसके यूं अचानक बेहोश हो जाने पर शेरदिल ने परेशानी से उसे अपनी बाहों में थामा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इधर उधर देखा और अपनी बाहों में उठाए उसे अपने कमरे में ले आया। उसने आहिस्तगी से मशल को बेड पर लेटाया और चंद लम्हों तक उसके सभी चेहरे को देखा। घनेरी पलकें उसके चेहरे पर साया फिगन थी। शेरदिल ने मुस्कुराते हुए पास पड़ा पानी का जग उठाया और अगले ही लम्हे पूरा जग मशल के चेहरे पर उंडेल दिया। मशल की फौरन ही हड़बड़ाकर आंख खुल गई और वो फौरन से उठ बैठी और फिर अपने सामने खड़े शेरदिल को देखा, जो निहायत इत्मीनान से उसका जायज़ा ले रहा था। मशल मुकम्मल तौर पर गीली हो गई थी। वो हैरत से आंखें फाड़े शेरदिल को देख रही थी। ये आपने क्या किया? मशल के हलक से आवाज़ बरामद ही नहीं हो रही थी। तुम्हें होश में लाने की कोशिश की है। शेरदिल ने अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले कंधे उचकाते हुए एक शाने बेनियाजी से जवाब दिया। इस तरह से कोई होश में लाता है किसी को? मशल ने सदमे से चूर लहजे में सवाल किया। मैं तो ऐसे ही होश में लाता हूँ, कोई और तरीका है तो वो भी बता दो, तुम्हीं पर आजमा लेता हूँ। शेरदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मशल ने जब्त से उसे घूर कर देखा और फौरन ही बेड से उठ खड़ी हुई। उसके सारे कपड़े भीग गए थे, उसके बालों से भी पानी टपक रहा था। तुमने ही कहा था कि अगर अगली बार तुम मेरे कमरे के आसपास भी दिखो तो मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद कर दूं। इसलिए वॉशरूम में बंद करने के लिए तुम्हारा होश में आना बहुत ज़रूरी था, शेरदिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो मशल ने किलस कर उसकी तरफ देखा। मैं शौक से आपके कमरे में नहीं आई थी, आपको दादो बुला रही है, मैं बस यही बोलने आई थी। मशल की आंखों से आंसू गिरने लगे। शेरदिल ने संजीदा नज़रों से उसकी आंखों में उभरते आंसुओं को देखा। मशल फौरन ही उसके कमरे से चली गई। शेरदिल ने ठंडी सांस भरकर अपने बेड को देखा, जो बुरी तरह गीला हो चुका था। जब जब वो लड़की इसके कमरे में आई थी, इसका लाजमी कोई न कोई नुकसान हुआ था।
और आज तो इसने खुद अपने हाथों से अपना नुकसान किया था। अब जाने ये बेड कब तक सूखना था, तब तक उसे सोफे पर ही गुजारा करना था। शेरदिल सर झुकाए दादो के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी और कमरे की फिजा में एक भारीपन सा छाया हुआ था। दादो की खोजती निगाहें शेरदिल के चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि शेरदिल अपने चेहरे को थोड़ी पर जमाए सोफे पर टांग रखे बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। शेरदिल, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैंने तुमसे कोई अनोखी बात तो नहीं की जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बज गए और तुम इस तरह से सोच में मगन हो जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करना हो तुम्हें। आज नहीं तो कल शादी करनी ही है तुम्हें, और फिर मशल घर की बच्ची है, देखी भाली है, मोहब्बत करने वाली है। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए उससे बेहतर और कोई लड़की नहीं होगी। दादो ने शेरदिल को समझाने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर शेरदिल ने संजीदा नज़रों से दादो को देखा, जिन्होंने जाने क्या सोचकर इसके साथ मशल का नाम लिया था। और फिर शेरदिल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस भरी। दादो तो जैसे फैसला कर बैठी थी कि शेरदिल के मुंह से इकरार सुनकर ही दम लेगी। शेरदिल अपनी जगह से कुछ आगे होकर बैठा। दादो, मैंने मशल को कभी इस निगाह से नहीं देखा। वो मुझसे पूरे 8 साल छोटी है। मैं तो उसे हमेशा बच्ची समझता आया हूँ। फिर आप मेरे साथ उसका नाम कैसे ले सकती हैं? शेरदिल ने जुजुब होते कहा, क्योंकि वो खुद भी मशल का नाम अपने साथ सुनकर बुरी तरह परेशान हो उठा था। तो इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हारे दादा से 15 साल छोटी थी। हमने तो कभी इस बात को मसला नहीं बनाया। दादो ने उसका एतराज़ रद्द कर दिया। दादो, आप मेरी बात समझ नहीं रही। मैं मशल से किसी सूरत शादी नहीं कर सकता। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। उसमें बचपना है। उसका सारा दिन शरारतें करने में गुजरता है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई शरारत चलती रहती है। और मुझे अपनी लाइफ पार्टनर एक मैच्योर और समझदार लड़की चाहिए, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि ऐसी जिसे मैं उसकी शरारतों पर हर वक्त डांटता रहूं। दादो के चेहरे पर नाराजगी उभरी। उन्हें शेरदिल से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शेरदिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मशल बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादो ने सर्द लहजे में कहा। दादो, मैंने ये कब कहा कि मशल अच्छी लड़की नहीं है? बेशक वो बहुत अच्छी और मासूम है, मगर वो मेरे मिजाज की नहीं है। शेरदिल ने दो टोक लहजे में कहा। दादो ने ठंडी सांस भरकर अपने पोते को देखा। वो जानती थी कि अगर उसने एक बार इनकार कर दिया तो अब वो किसी सूरत भी उसके इनकार को इकरार में नहीं बदल सकेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दादो की आवाज़ बुझ सी गई, मगर यह भी सच था कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रिश्ते किस कदर नाजुक होते हैं। ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। दादो के कमरे के बाहर मशल खड़ी अपनी जगह साकित रह गई थी। वो जैसे उस पल पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें फैली हुई थीं और स्याह आंखों में बेयकीनी का समंदर मौजज़िन था। वो तो खुशी खुशी दादो के पास अपनी नई शरारत का किस्सा सुनाने आ रही थी, मगर अंदर से आता हुआ अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। और फिर उसने जो कुछ सुना, उन बातों ने इसका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। उसने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। उससे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसकी स्याह आंखों में नमकीन पानियों का ठाठे मारता समंदर मौजज़न था। चंद आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पर गिरे और वो कमरे के अधखुले दरवाजे को घूर रही थी, जहाँ से उसकी मोहब्बत का जनाजा उठा था। शेरदिल के मुंह से अपने बारे में ये अल्फाज सुनकर उसके दिल में शिद्दत से टीसें उठी। उसका दिल एक अनजाने दुख से भर गया, एक ऐसा दुख जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। जाने कब उसने शेरदिल को अपने दिल में सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया था, उसे खुद भी मालूम नहीं हो सका था। आज उसे अपनी मोहब्बत का अदराक हुआ था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने बारे में शेरदिल के एहसासात जान चुकी थी, और वो उन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं थी जो मोहब्बत के लिए अपनी अना को पसे पुश डाल दें। उसने अपने गालों से बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया और फिर वहाँ से तेज़ी से पलटकर अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो दी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गई। मशल वो लड़की थी जो बड़ी से बड़ी बात को हंसकर इग्नोर कर दिया करती थी, मगर आज ना जाने क्यों
اس سے یہ سب کچھ نظر انداز نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی تھی، اور اس شخص نے اسے اس قدر سنگ دلی سے ٹھکرایا تھا کہ اس کا وجود پاش پاش ہو گیا۔ شیر دل اس رشتے سے انکار کر کے دادو کے کمرے سے نکل کر آفس جا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک معصوم سی لڑکی کا دل بری طرح توڑ چکا ہے۔ شیر دل شام میں آفس سے واپس آیا تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا، ورنہ وہ روز جب اس وقت آفس سے واپس آتا تھا تو پورا گھر مشل کے کہکہوں اور شرارتوں سے گونج رہا ہوتا تھا، مگر آج مشل نہ ہی لان میں تھی اور نہ ہی اندر لاؤنج میں موجود تھی۔ ایک عجیب سا سناٹا چاروں اور پھیلا تھا۔ شیر دل کو یہ سناٹا شدت سے محسوس ہوا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا۔ آج ایک بہت تھکا دینے والا دن تھا، اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر آج پورا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اسی اثنا میں اسے ہانیہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ ہانیہ بچے ادھر آنا، شیر دل نے ہانیہ کو آواز دے کر بلایا، اور ہانیہ اپنے بھائی کی ایک ہی آواز پر لپک کر اس کے پاس آ گئی۔ جی بھائی بولیں، ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے شیر دل کو دیکھا۔ آج سب لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ شیر دل جانے کیوں براہ راست مشل کا نام نہیں لے سکا۔ اسے دادو اور اپنی صبح کی باتیں یاد آئی تھیں۔ بھائی آج مشل اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، ہم سب لوگ اسے بلانے گئے تھے مگر اس نے نیچے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہی ہے اس کے سر میں درد ہے، پھر ہم لوگوں نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ ہانیہ نے شیر دل کو پانی کا گلاس پکڑاتے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مشل کی طبیعت خرابی کا سن کر شیر دل کو پریشانی ہوئی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اچھا ایسا کرو، مجھے ایک اچھی سی چائے بنا دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، شیر دل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ سر ہلا کر کچن میں غائب ہو گئی۔ شیر دل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے فلور پر آیا۔ مشل کے کمرے کے سامنے رک کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس کا جی چاہا وہ مشل کے کمرے میں جا کر اس کی طبیعت کا معلوم کرے، مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا، مگر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ اس نے مشل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ شیر دل کو پریشانی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر سے دستک دی، مگر خاموشی چھائی رہی۔ اس بار شیر دل نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں دیوار گر کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شیر دل بھاری قدم اٹھاتا مشل کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ اس کی نظر سیدھی بیڈ پر پڑی۔ مشل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کا نازک سا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور اس طرح سے اسے دیکھ کر شیر دل کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے مشل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا، اور اپنے سامنے شیر دل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ شیر دل کی آنکھوں میں الجھن تھی، جبکہ مشل کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جس نے شیر دل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مشل، کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو تم؟ آج پہلی بار شیر دل کا لہجہ مشل کے لیے نرم ہوا تھا۔ مشل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ اپنے کمرے میں شیر دل کی موجودگی اس کے لیے باعث حیرت تھی۔ مشل، کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس طرح سے روگی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی، شیر دل نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا۔ مشل کا دل اذیت سے بھر گیا تھا۔ اس نے نم نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو آج صبح ہی اس کی ذات کو ٹھکرا کر گیا تھا، اس کی ذات کا انکار کر کے گیا تھا، اور اب اس کے سامنے کھڑا اس کی طبیعت کو لے کر پریشان ہو رہا تھا۔ مشل کے دل میں اس کے لیے بدگمانی ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں یہاں سے، مشل نے بھاری زکام زدہ لہجے میں کہا۔ روتے روتے اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیر دل کو واقعی پریشانی نے گھیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر مشل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں بری طرح پھینک رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ فکر مندی سے بول رہا تھا،
मगर उसकी फिक्रमंदी, उसकी परेशानी मशल को सिवाय झूठ के कुछ नहीं लग रही थी। आप जाएं यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। मशल ने उसका हाथ झटका और उससे चंद कदम पीछे हटी। शेरदिल ने बेहद हैरानी से उसका रवैया देखा। आज से पहले मशल ने कभी इस लहजे में शेरदिल से बात नहीं की थी। फिर आज जाने क्या हुआ था? मशल, मैं तो बस... शेरदिल ने कुछ कहने की कोशिश की थी। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, मशल ने रुख मोड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। चंद लम्हों तक शेरदिल उसे देखता रहा और फिर खामोशी से उसके कमरे से निकल गया। मशल के रोने की आवाज़ ने उसे बुरी तरह उलझा दिया था। मशल के लिए तारिक साहब के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया था। सभी घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। लड़का पढ़ा लिखा था और अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा था। मशल से उसकी रजामंदी पूछी तो उसने अपने माँ बाप की रजा के सामने सर झुका दिया। वो इस मोहब्बत के लिए ख्वार नहीं हो सकती थी, जहाँ मुकाबिल के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। इस रिश्ते के लिए हामी भरते हुए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर वो खामोश थी और उसे खामोश ही रहना था। वो इस शख्स को अपनी मोहब्बत की भिनक भी नहीं पड़ने देना चाहती थी जो उसकी ज़ात की नफ़ी कर गया था। मशल ने सी ग्रीन कलर का हल्का काम वाला लिबास पहन रखा था जो उस पर बेइंतहा जच रहा था। खुले ट्राउज़र के साथ शॉर्ट शर्ट में उसकी लंबी हाइट मज़ीद नुमायां हो रही थी। लंबे बालों को कमर पर खुला छोड़ रखा था और सभी चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था जो उसे मज़ीद दिलकश बना रहा था। वो मेहमानों के सामने चाय की ट्रे लेकर आई। तभी उसकी नज़रें झुकी हुई थी। सामने सोफे पर बैठे अरसलान ने गहरी नज़रों से मशल को देखा। वो उसे पहली ही नज़र में अच्छी लगी, मगर मशल ने एक बार भी नज़र उठाकर उस शख्स को नहीं देखा जिसके साथ आज उसका रिश्ता तय हो रहा था। वो लोग मशल को पसंद तो पहले ही कर चुके थे, आज रिश्ता पक्का करने आए थे। मशल चाय की ट्रे रखकर सोफे पर बैठ गई। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। उसी वक्त शेरदिल भी ऑफिस से वापस आया। ड्राइंग रूम से आती मेहमानों की आवाज़ सुनकर वो उसी सिमत आ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। आओ बेटा, दादों ने दरवाजे में खड़े शेरदिल को मोहब्बत से अपने पास बुलाया। शेरदिल खामोशी से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी सर झुकाए मशल पर पड़ी जो अपने हाथ की हथेलियों में जाने क्या ढूंढ रही थी। ये मेरा सबसे बड़ा पोता है, शेरदिल, दादों ने मेहमानों से शेरदिल का तारुफ करवाया। और शेरदिल, ये लोग मशल के रिश्ते के लिए आए हैं, दादों ने शेरदिल को आगाह किया। शेरदिल ने चौंक कर मशल को देखा जो अब भी उसी पोजीशन में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। शेरदिल आज पूरे 2 हफ्ते बाद मशल को देख रहा था। उस रोज़ के बाद से तो वो अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। यहाँ तक कि सब उसे बुलाते थक जाते, मगर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर दिया करती। शेरदिल ने खोजती नज़रों से मशल को देखा, मगर वो सपाट चेहरा लिए बैठी थी। उसने एक बार भी नज़रें उठाकर शेरदिल की सिमत नहीं देखा। शेरदिल वही मेहमानों के पास बैठ गया था और अरसलान से बातें करने लगा था। अरसलान की नज़रें मुसलसल मशल के चेहरे पर जमी थी, जिसने शेरदिल को कुछ हद तक बेचैन कर दिया। शेरदिल को जाने क्यों अरसलान का यूं मशल को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो खामोश बैठा था। दोनों घराने अरसलान और मशल की मंगनी के बारे में बातें कर रहे थे और मशल यूं बेनियाज होकर बैठी थी कि जैसे ये उसका रिश्ता नहीं बल्कि किसी और का रिश्ता तय हो रहा हो। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए। सब लोग उन्हें रुखसत करने बाहर दरवाजे तक गए। मशल वहीं सोफे की पुट से टेक लगाकर बैठ गई। उसका जहन इस वक्त बिल्कुल खाली था। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। यकदम उसे अपने आसपास एक मानूस खुशबू का एहसास हुआ और उसने यकदम आंखें खोलकर देखा। उसके सामने शेरदिल खड़ा अपने सीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से उसे देख रहा था। मशल खामोशी से उठकर वहाँ से जाने लगी, मगर शेरदिल ने उसकी कलाई थाम ली। मशल ने पलटकर शेरदिल को देखा। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो इनकार कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की है। शेरदिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में कहा। वो जाने कैसे उसकी आंखों से उसकी रूह में उतर गया था। मशल ने जब्त से उसे घूर कर देखा और एक झटके से उसे अपनी कलाई छुड़ाई।
آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں انکار کر دوں اس رشتے کے لیے؟ میں نے اپنی مرضی سے حامی بھری ہے اس کے لیے، اور میں بہت خوش ہوں۔ مشل نے اپنے لہجے کو حتی الامکان مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ وہ جب اس شخص سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ کیوں بار بار اس کے راستے میں آ کھڑا ہو رہا تھا؟ اسے بے حد الجھن ہوئی۔ شیر دل کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر مشل کو مزید غصہ آ گیا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، اور یہ بات تمہارے چہرے پر لکھی ہے۔ تم خود سے تو جھوٹ بول سکتی ہو، مگر مجھ سے نہیں بول پا رہی، شیر دل نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ مشل نے ضبط سے اسے دیکھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مشل نے سرد لہجے میں کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ شیر دل اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، جانے کیوں مشل کا رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ ارسلان مشل کو اپنے ساتھ لے کر منگنی کی شاپنگ کرنے آیا تھا۔ مشل بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ وہ کس دل سے اس اجنبی شخص کے ساتھ تھی یہ وہی سمجھ سکتی تھی۔ مشل کا دل ویران ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو اپنی پلکوں کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر ارسلان اسے اپنے ساتھ لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلایا اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ مشل کو بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ صرف ارسلان کا ساتھ دینے کے لیے خاموشی سے بیٹھی تھی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ ارسلان کچھ دیر رکا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اصل مدعے پر آ گیا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جب دو لوگ شادی جیسے عام رشتے میں بندھ رہے ہوں تو ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جان لینا چاہیے، ارسلان نے مشل کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مشل نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کا رشتہ اپنے ماضی میں کسی سے رہا ہے تو آپ مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ اگلے سوال نے مشل کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حیرانی سے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جس سے چند دنوں میں اس کی منگنی ہونے والی تھی، اور چند ماہ بعد ان دونوں کی شادی تھی، اور وہ اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ مشل کو یکدم غصہ آ گیا۔ اس نے تند نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ جی نہیں، میرا ماضی میں ایسا کوئی بھی تعلق نہیں رہا، مشل نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر ارسلان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن میرا تو رہا ہے۔ کالج کے زمانے میں میری 2 گرل فرینڈز تھیں، اور یونیورسٹی میں بھی میری 4 گرل فرینڈز تھیں۔ ایک کے ساتھ تو بات شادی تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر پھر میرا اس سے دل بھر گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بہت مرتی تھی مجھ پر۔ جب میں نے اسے شادی کرنے سے انکار کیا تو کتنے ہی دن وہ میری منت سماجت کرتی رہی کہ میں اس کے ساتھ ایسا نہ کروں، مگر میرا دل ہی اس لڑکی سے بھر گیا تھا۔ ارسلان نے فخر سے مشل کو اپنا کارنامہ بتایا۔ مشل آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا بظاہر پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نظر آنے والا شخص اس قدر زہریلا ہو سکتا ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ویسے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مشل نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، میرا بھی ماضی ہے، اور یقیناً تمہارا بھی ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ تم مجھے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی، ارسلان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مشل کا ضبط جواب دے گیا۔ ارسلان صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا ایسا کوئی ماضی نہیں جس کے لیے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں نے اب تک کی زندگی بہت وقار اور عزت کے ساتھ گزاری ہے، اس لیے بار بار مجھ سے یہ سوال مت کریں۔ اس بار مشل کا لہجہ تیز ہو گیا اور اس نے 2 ٹوک لہجے میں ارسلان کو آئینہ دکھایا۔ ارسلان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تم تو برا ہی مان گئی، میں تو بس یوں ہی سوال کر رہا تھا، ارسلان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ویٹر ان کا آرڈر لے کر آ گیا، اس لیے چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ مشل کا دل کھانے سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیزاری سے ارسلان کے سامنے بیٹھی تھی،
जबकि अरसलान मुकम्मल तौर पर खाने से इंसाफ कर रहा था। खाने से फारिग होकर उसने मशल की तरफ देखा जो अभी भी अपनी प्लेट में सिर्फ चम्मच चला रही थी। तुमने कुछ खाया नहीं? अरसलान ने वेटर से पानी मंगवाते उससे सवाल किया। मुझे भूख नहीं, मशल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ उसे उठकर गायब हो जाए। मैंने इस होटल में एक रूम बुक किया है, कुछ देर वहाँ चलते हैं? अरसलान ने मशल की आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मशल के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसने हैरानी से आंखें फाड़े अपने सामने बैठे शख्स को देखा जो इंतहाई इत्मीनान से उससे इतनी घटिया बात कर रहा था। क्या मतलब है? मशल का लहजा लड़खड़ा रहा था। उसने अपने डूबते दिल के साथ अरसलान से सवाल किया। मेरा मतलब बहुत वाज़ेह है, जल्दी हमारी शादी होने वाली है, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ अकेले में गुजारना चाहता हूँ। अरसलान ने इत्मीनान से जवाब दिया, जबकि उसका जवाब सुनकर मशल के कान साएं साएं करने लगे। वो हैरानी से आंखें फाड़े यकटक बस अरसलान को देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उससे सुनने में कोई गलती हुई है। क्या बकवास है ये? मशल एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर आसपास बैठे लोग उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हुए। उनसे काफ़ी फासले पर बैठे शेरदिल ने भी मशल की आवाज़ सुनकर पलटकर आवाज़ की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र मशल पर पड़ी। गुस्से के मारे मशल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मशल, क्या हो गया? सब हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? अरसलान ने दबी दबी आवाज़ में कहा और उसे बैठने का इशारा किया, मगर मशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं इस मंगनी पर और तुम पर लानत भेजती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर गिरे हुए होगे। गुस्से के मारे मशल की आवाज़ कांप रही थी। शेरदिल अपनी टेबल से तेज़ी से उठकर मशल की तरफ बढ़ा। उसे देखकर अरसलान भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। मशल, क्या हुआ? सब ठीक है? शेरदिल ने परेशानी से मशल से सवाल किया। शेरदिल को अपने सामने देखकर मशल फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू किसी सैलाब की मानिंद बहने लगे। आप यहाँ? वो शेरदिल को अपने सामने अचानक देखकर हैरान हुई थी। अरसलान भी बेख्तियार खड़ा हो गया। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। मशर ने शेरदिल को बाजू से थामा। वो बुरी तरह रो रही थी। वो किस कदर अरसलान के सामने बहादुर बन रही थी और शेरदिल को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। ठीक है, मैं घर लेकर चल रहा हूँ। पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? शेरदिल ने नरमी से उससे सवाल किया। कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी बात को इशू बना रही है, अरसलान ने बेजारी से कहा। शेरदिल ने सर्द नज़रों से घूर कर अरसलान को देखा। तुमने क्या कहा है मशल से जो ये इस तरह से रो रही है? शेरदिल ने अरसलान की आंखों में झांकते हुए सर्द लहजे में सवाल किया। अरसलान ने बेजारी से अपनी नज़रें घुमाई, जबकि मशल सर झुकाए रो रही थी। ये मेरा और मशल का मामला है, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? अरसलान ने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। शेरदिल ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं तुमसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहा हूं कि तुमने इसे क्या कहा जो ये इस तरह से रो रही है? शेरदिल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। आप चले यहाँ से, छोड़ें इस बात को। मशल ने शेरदिल का कंधा हिलाया। वो उसके सामने मज़ीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसीलिए शेरदिल को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। मैं बस शादी से पहले इसके साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने इस होटल में कमरा बुक करवाया। इसने तो इतनी सी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया। अरसलान ने गुस्से से मशल की तरफ देखा। अरसलान की बात सुनकर शेरदिल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और नामहसूस अंदाज में मशल को अपने पीछे छुपाया। वो नहीं चाहता था कि अरसलान जैसे गलीज शख्स की निगाह भी मशल पर पड़े। वो अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और अरसलान के सामने जाकर खड़ा हुआ। अगर आइंदा के बाद तुम मुझे मशल के आसपास भी दिखाई दिए तो वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते।
शेरदिल ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। अरसलान ने बेहद हैरानी से शेरदिल को देखा। शेरदिल ने मशल का हाथ थामा और उसे अपने साथ लेकर उस होटल से बाहर निकल आया। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ आया और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठा दिया और ख़ुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। मशल की हिचकियाँ बंधी हुई थी। शेरदिल ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई तो मशल ने खामोशी से उसके हाथ से पानी ले लिया। गाड़ी में उन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैं अभी जाकर चाचू और दादों से बात करता हूँ, वो लोग फौरन इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया इंसान के साथ कोई भी रिश्ता रखने की। शेरदिल ने मशल की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। मशल अब तक कांप रही थी। पानी की बोतल पकड़े उसके हाथों की लर्जाहट शेरदिल वाज़िया तौर पर देख सकता था। नहीं, प्लीज़, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मंगनी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त ये रिश्ता टूटेगा तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। मेरे बाबा को दुख होगा। मशल ने घबराकर शेरदिल की तरफ देखा। शेरदिल ने हैरानी से मशल को देखा। शेरदिल को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मशल, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घटिया इंसान के साथ किसी भी रिश्ते में कैसे बन सकती हो? मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शेरदिल ने फैसलाकुन लहजे में कहा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं लोगों के सवालात का सामना नहीं कर सकती। लोग इसे तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझ पर ही कीचड़ उछालेंगे। मशल अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी। शेरदिल ने ज़ब्त से उसे घोरा। उसने मशल का बाजू थामकर उसका रुख अपनी जानिब किया। मशल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। शेरदिल का लहजा नरम था। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद मशल इस वक्त कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। आप प्लीज़ इस मामले से दूर रहें, मशल ने खुश्क लहजे में कहा और अपना रुख मोड़ लिया। शेरदिल उसे देखकर रह गया। घर आकर मशल अपने कमरे में बंद हो गई। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा, जबकि शेरदिल भी अपने कमरे में चला गया। मगर ये बात तो वो तय कर चुका था कि वो मशल का रिश्ता किसी भी सूरत उस शख्स से नहीं होने देगा। मशल अपने कमरे में रो रही थी जब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर हानिया अंदर आई। मशल को यूं रोते देखकर वो बुरी तरह परेशान हो उठी। मशल, क्या हुआ है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तुम तो अरसलान भाई के साथ मंगनी की शॉपिंग करने गई थी ना? उन्होंने कुछ कहा? हानिया ने उसका चेहरा ऊपर उठाए परेशान लहजे में सवाल किया। मशल ने सूजी आंखों से हानिया को देखा और फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते हुए हानिया को सब कुछ बता दिया। हानिया, तुम अपने भाई को मना करो, किसी को कुछ ना बताएं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो लोग बातें बनाएंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। मशल ने हानिया का हाथ थामते हुए उसे मिन्नत भरे लहजे में कहा। हानिया ने ठंडी सांस भरकर मशल को देखा। मशल, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस इंसान के साथ तुम खुश नहीं रह सकती, फिर क्यों लोगों की बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? और इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो कोई तुम्हें कुछ क्यों कहेगा? हानिया ने मशल का चेहरा थामते हुए उसे खामोश करवाने की कोशिश की। और वैसे भी भाई सब संभाल लेंगे। हानिया ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। अपने भाई का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मशल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मशल के कमरे के अधखुले दरवाजे के बाहर खड़ा शेरदिल अपनी जगह साकित हो गया और साथ भी हैरान भी हुआ। मशल, क्या हुआ? तुम भाई के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रही हो? हानिया ने नासमझी से मशल की तरफ देखा। तुम्हारे भाई पहले ही मुझे पसंद नहीं करते और अब तो उन्हें मौका मिल जाएगा, मशल ने बेतहाशा रोते हुए कहा। और मशल की बात सुनकर हानिया का दिमाग घूम गया, जबकि शेरदिल भी हैरानी से दरवाजे को घूर रहा था। मशल क्या कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मशल, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हानिया ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मशल ने बेदर्दी से अपने चेहरे पर बहने वाले आंसुओं को रगड़ कर साफ कर दिया। मैंने खुद दादों की और उनकी बातें सुनी थी।
انہوں نے خود دادو سے کہا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، میں ان کی نظر میں بالکل بھی سمجھدار نہیں ہوں، مشل نے ہانیہ کو بتایا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے شیر دل نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا۔ وہ اب ساری بات سمجھ گیا تھا کہ اس روز کے بعد سے مشل کا رویہ اس قدر بدل کیوں گیا۔ اس نے شیر دل کی باتوں کو اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ شیر دل کو بے اختیار اپنے اوپر غصہ آیا اور اس نازک سی لڑکی پر ترس آیا جو اس کی باتوں کو دل سے لگائے اپنی زندگی یوں برباد کرنے پر تلی تھی۔ مشل کیا کہہ رہی ہو، صاف صاف کہو، ہانیہ نے تنگ آ کر کہا، اور پھر مشل نے اس روز کی دادو کی اور شیر دل کی ساری باتیں من و ان ہانیہ کو سنا دی۔ شیر دل کچھ دیر تو وہیں کھڑا رہا اور پھر پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مشل ہلکے نیلے رنگ کی میکسی میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ وہ جوڑا نہیں تھا جو اس نے ارسلان کے ساتھ جا کر لیا تھا، مگر مشل نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اس نے ان سب کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شیر دل نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور اچھا ہی ہوا تھا کہ شیر دل نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسی وقت کوئی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ پرفیوم کی مخصوص خوشبو نے مشل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنے خیالوں سے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ شیر دل مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ رہا تھا۔ مشل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سب گھر والے ان دونوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ شیر دل کے ہاتھ میں ایک مخملی کیس تھا جس میں یقیناً منگنی کی انگوٹھی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ مشل کچھ سمجھ پاتی، شیر دل نے اس کا ہاتھ تھاما اور جگمگاتی ہوئی انگوٹھی کو اس کی انگلی کی زینت بنا دیا۔ مشل دم ساتھ گئی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شیر دل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے مشل کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر مشل کے ہاتھوں میں انگوٹھی تھمائی۔ مشل نے نم نظروں سے دادو کی طرف دیکھا تو دادو نے آگے بڑھ کر مشل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ دادو، یہ سب، مشل نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ انگوٹھی پہناؤ بیٹا، دادو نے اسے پیار سے کہا، اور مشل نے نم نظروں سے شیر دل کو انگوٹھی پہنائی، مگر وہ اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دیر بعد کھانا کھول دیا گیا اور سب لوگ باتوں میں اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شیر دل مسکراتا ہوا مشل کی جانب جھکا۔ ویسے اب تمہیں میرے کمرے میں چپکے سے آنے کی ضرورت نہیں رہے گی، میرے سارے پرفیوم بھی تمہارے ہوئے، شیر دل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بدلے میں مشل نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے جان پوچھ کر کیا؟ مشل نے ناراض لہجے میں کہا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور کا ہونے کیسے دے سکتا تھا؟ شیر دل اس کی سحر زدہ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مشل ساکت ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر پاکی جھلک اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا لی تھی اور شیر دل پورے دل سے مسکرایا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی پسند کو مد نظر رکھ سکیں